सेट नंबर कितना देखेंगे 2000, सेट नंबर 7 देखेंगे और 2015 का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 2015 सीटेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन 22 फरवरी 2015 का। ठीक है, चलिए देखते हैं। उससे पहले एक शायरी सुन लेते हैं। समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, मजाक ना हो तो मस्ती किस काम की, मजाक ना हो तो मस्ती किस काम की, ये जिंदगी कुर्बान है दोस्तों के लिए, दोस्त ना है तो जिंदगी किस काम की। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक लाइक जरूर कर दें, लाइक और एक कमेंट, ताकि मेरा वीडियो औरों के पास पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट 2015 का देखेंगे। ठीक है, 6 से लेकर 8 तक के लिए है। ठीक है, जूनियर के लिए ये पूछा हुआ 22 फरवरी 2015 का है। ठीक है, देखिए इसमें मेरा ये कहने का मतलब है कि हर एक जो क्वेश्चन है एक दूसरे, हर एक पिछले साल में रिलेटेड ही है, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इससे मेरा यही कहना है कि आप हर एक सेट को देखते रहिए, ताकि आपको देखते देखते एक्सपीरियंस हो जाए और उसमें साथ साथ आपको जो याद करने वाला याद करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। कौन करता है, यानी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास प्रक्रिया जो होता है अधिगम प्रक्रिया से क्या रह जाता है, पीछे रह जाती है। ठीक है, यानी लीव सिमनोविच बायोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः रूसी वैज्ञानिक बायोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। अतः बायोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार विकसित विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। यानी कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को क्या दिया, महत्व नहीं दिया। यानी कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, जबकि जन्म पश्चात अवस्था परिवर्तन के साथ ही यह दृष्टिगोचर होने लगी है। यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका है, क्या अध्यापिका करेगी। इसका आंसर होगा सी, यानी इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाहे इसी का व्याख्या पढ़ते हैं। यानी कहने के एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करे जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, क्योंकि स्वप्रेरणा से आदर्श अधिगम की स्थिति प्राप्त होती है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। क्या होगा, यह अंतः व्यक्तित्व, क्या होगा, अंतः व्यक्तिक। ठीक है, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने बहुविधि का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 7 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया है जिनकी क्षमताएं या आकार भी अलग अलग है। ठीक है, यानी भाषाई बुद्धि, भाषा बोध क्षमता, तार्किक गणित बुद्धि, तर्क कराने की क्षमता व अंकों का बोध क्षमता। ठीक है, शरीर गतिक बुद्धि, शारीरिक गति पर नियंत्रण व प्रणवीता को क्षमता, स्थानिक बुद्धि, स्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति, व्यक्तिक आत्मबुद्धि यानी आत्मबोध की क्षमता करना, व्यक्तिक पर बुद्धि, दूसरे के व्यवहार को समझना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, बायोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। क्या है, यानी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, यानी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके क्या है, दृष्टिकोण है। यानी बायोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण में एक प्रमुख भिन्नता थी। बायोस्की के अनुसार जहां संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होती है तथा उससे प्रभावित भी होता है, वहीं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। सामाजिक संस्कृति असमानताओं का असमान प्रभाव नहीं पड़ता है। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से
से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं, किससे हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, कह रहा है यानी सभी लड़कियों में कला विषय के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़कों आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। यानी सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थियों आंतरिक रूप से प्रेरित हो। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? क्या करेगी? यानी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देगी। यानी यदि कोई अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो, तो इसके लिए उसे विद्यार्थियों के अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। यानी कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में यदि कोई विद्यार्थी असफल होता है, तो यह असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, जिससे कि वह परिणाम को सुधारा जा सके। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कह रहा है बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अब 9वां नंबर, इसी का व्याख्या जानते हैं। कह रहे यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं, तो जो गलतियां करते हैं इस परिस्थिति के अनुसार बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को भी प्रस्तुत करती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कह रहा है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। चलिए इसका व्याख्या जानते हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसकी एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनती है तथा प्रकरण समाप्त कर समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को पूछती है। वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन और निर्देशित करने की कोशिश करती है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? किस प्रकार कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के मौके देना तथा उनके हल करते समय सहयोग देना। यानी किस प्रकार एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? यानी बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में कोई मौका देना तथा उनके हल करते समय सहयोग देना। अब यानी बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देकर तथा उनका हल करते समय सहयोग देकर एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान बनने में क्या सहायता कर सकती है। अब 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? किससे सहमत है? ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होती है। यानी क्या करता है? अधिगम यानी सीखना है, क्या करता है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या होता है? घटित होता है। ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा है इसमें बाल विकास का एक सिद्धांत? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? यानी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होती है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यानी कह रहा है एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके परिपक्वता कहलाती है।
परिपक्वता अनुभव और अधिगम के फलस्वरूप आती है और मनुष्य का विकास होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि विकास परिपक्वन व अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया ही वजह से घटित होता है। अब है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर है यानी प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके उपयुक्त प्रतीत होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए हैं और दोनों विकास को क्या कहते हैं? प्रभावित करते हैं। कहने का अर्थ है प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए होगा मूल्यों विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। यानी समाजीकरण एक प्रक्रिया क्यों है? मूल्यों विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। यानी समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह समाज के मूल्यों रीति रिवाजों को लोकाचारों आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। अतः समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित किया जाता है। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? किसे? यानी विचार की अनुक्रमणीयता, यानी पलट ना सके। यानी पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? किसे? विचार की अनुक्रमणीयता यानी पलट ना सके। पियाजे के अनुसार बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में याद रखने में असमर्थ होते हैं क्योंकि बच्चे विचार की अनुक्रमणीयता या अविलोमीयता में सक्षम नहीं होते हैं तथा बालक मानसिक क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? किसके द्वारा? अनुकूलन की प्रक्रियाएं अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचता है कि इसमें आत्मसातन एवं समंजन नामक 2 प्रक्रम सन्निहित होता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, बायोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। अब आते हैं बायोस्की। कहते हैं बायोस्की जी कि बायोस्की के अनुसार बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। क्या हो? अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। यानी एक शिक्षिका अपनी बहुसांस्कृतिक कक्ष में आकलन करने के लिए अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को क्या करता है? सम्मिलित करेगी। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे। अब ऑप्शन नंबर सी है यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन के लिए वह अध्यापक के साथ आकलन करने की योजना बनाएंगे। ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि ऑप्शन नंबर ए, समाज में भिन्नता है और विद्यालयों को इस भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ठीक है। कहने का अर्थ है समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि समाज में भिन्नता है और यह विद्यालयों को इस भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता होती है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? क्या होगा? यानी बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब समस्याओं को हल करती है। अब आंसर नंबर, यदि कोई शिक्षक किसी सृजनात्मक बच्चे की पहचान करना चाहता है तो उस बच्चे की विस्तृत रूप से अवलोकन करे, विशेष रूप से तब जब वह समस्याओं को हल करती है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। किसके द्वारा कर सकती है? ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है। ठीक है, यानी विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता क्या होती है? झलकती है। एक अध्यापिका समाज से वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली प्रक्रिया के लिए विद्यालय व्यवस्था तक स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करे जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है तथा उसमें सुधार करने के प्रयास करें। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कौन होगा? ए, यानी बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। यानी बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। यदि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो यह प्राथमिक विद्यालय में विविधीकरण का क्या होता है? उदाहरण नहीं है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? कौन सा है? धाराप्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। धाराप्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी है, प्रश्न अनुनय क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दशा में बढ़ते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? यानी प्रश्न अनुनय क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दशा में बढ़ते हैं। ठीक है, अब 20 नंबर इसका, अब 27 नंबर क्वेश्चन है, यानी कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित कर देगी? कौन करेगा सबसे अधिक? ऑप्शन नंबर बी है, यानी जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। यानी एक क्वेश्चन को कई तरह से समझाइएगा तो उसको क्या हो जाएगा? उसको समझ में आएगा। यानी कहने का अर्थ है विद्यार्थियों का संपूर्ण रूप से अवलोकन करना चाहिए जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की भिन्नता विधियों द्वारा आकलित किया जा सकता है। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों के निदानात्मक स्तर पर ठीक है, यानी एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों का निष्पादन स्तर कितना है। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणित अध्यापिका के रूप में आप क्या विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियों उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती है? विद्यार्थियों की गलतियाँ उनके चिंतन में क्या अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती हैं? अब है उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के अनुसार विद्यार्थियों की गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती है। विद्यार्थी गणित में कक्षा में सामान्यतः कुछ गलतियाँ करके ही सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब है 30 नंबर क्वेश्चन है, इन कथनों में से आप किससे सहमत है? किससे हैं? यानी एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। यानी एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रति प्रतिक्रिया करने की इसकी असमर्थता का एक क्या प्रतिबिंब है। अब देखते हैं हिंदी, क्या है? भाग 2 है हिंदी। ठीक है, वैकल्पिक। अब दी गई कविता की पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उचित
उचित उत्तर वाले विकल्प का चुनना है। ठीक है, ये कविता दिया हुआ है। ठीक है, कविता चलिए पढ़ देते हैं। आपको नहीं सुनना है तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चमकीली चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल ही सुबह और चमकीली होगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी। कुंठाओं की टहनी छिन भिन होगी फिर, आशा अपने हाथ से अब कुसुम चुनेगी। चटकीली है आज चमकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी। खुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेगी। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। अब काव्यांश में चमकीली सुबह का आज से क्या है? क्या है? अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, कविता को विश्वास है कि क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कल की सुबह आज से अच्छी होगी। कल की सुबह क्या होगी? आज से अच्छी होगी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, कुंठाओं की टहनी छिन भिन होगी से तात्पर्य है क्या होगा? निराशा दूर होगी। क्या होगा? निराशा दूर होगी। 34 नंबर क्वेश्चन है, चांदनी का विशेष है। चांदनी का विशेषण है क्या है? चांदनी चांदनी का विशेषण क्या है? चटकीली। क्या है? चटकीली। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या आशय है? क्या आशय है? दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। 36 नंबर कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? कमल नहीं है। ठीक है, नहीं तो कुसुम का पर्यायवाची प्रसून है, पुष्प है और सुमन है। ठीक है, अब देखेंगे 37 से 45 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के देना है। ठीक है, चलिए गद्यांश दिया हुआ है, यानी कह रहा है पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अर्थवेद में लिखा है कि भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान है। एक स्थान पर यह भी लिखता है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचने का यह अर्थ है कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़, हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व में तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दे और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। ठीक है, चलिए अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हम पृथ्वी की संतान है। हम इससे तात्पर्य क्या है? संसार के सभी लोग। 38 नंबर है, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोर आवरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोर आवरण, उससे होता है पर्यावरण। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम परिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। क्या करते हैं? परिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाश से उबरा जा सके। उबरा का अर्थ क्या होता है? बचा। क्या होता है? बचा जा सके। ठीक है, अब 41 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय है क्या है? सिद्ध करना। क्या है? सिद्ध करना। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है। क्या की गई है? यानी मिलजुल कर कार्य करें। ये देखते हैं, यानी की गई है बी, प्राकृतिक दोहन से बचाए। ठीक है, यानी क्या किया जाए? अपने उत्तरदायित्व क्या है? अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निभाएं। 43 नंबर क्वेश्चन, अरण्य संरक्षण का अर्थ क्या है? अरण्य संरक्षण का अर्थ क्या है? वनों की रक्षा करना। जो संबंध माँ और उसकी संतान में है, वही संबंध किससे है? पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में है। जो संबंध माँ और उसकी संतान में होती है, वही संबंध पृथ्वी और उसके निवासियों में है, क्योंकि गद्यांश में वर्णित है कि भूमि हमारी माता है, हम उसके संतान हैं। अब 45 नंबर क्वेश्चन, क्रूर शब्द है। क्रूर शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? विशेषण। क्रूर शब्द क्या है? विशेषण है। अब 46 से 50 नीचे दिए गए
गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 46 नंबर। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या कहते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। क्या करते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। 47 नंबर है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वो क्या होते हैं? यानी डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। किससे? डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किससे मानते हैं? ऑप्शन नंबर बी है। किससे मानते हैं? ऑप्शन नंबर बी को। कह रहा है बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना है। बच्चों को विभिन्न संदर्भ में क्या करना है? भाषा संदर्भ सिखाना है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करना। अब 50 क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। क्या है? शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। भाषा क्या है? शिक्षक का भाषा संबंधी रवैया। शिक्षक का भाषा संबंधी रवैया उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित कर सकता है। अब है 52 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? सुनकर शब्दश दोहराने की क्षमता का विकास। सुनकर शब्दश दोहराने की क्षमता का विकास। ठीक है, यानी सुनकर शब्दश दोहराने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। अब 53 नंबर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की पुस्तकें हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। 54 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा भाषाएं है। क्या है? एक संसाधन है। क्या है? एक संसाधन है। 55 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? शिक्षण प्रक्रिया। क्या है? शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया का उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारण करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अब 56 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? ये सभी है। यानी प्रश्न पूछना, जैसे प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा। ठीक है, यानी प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना एवं परिचर्चा करना उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए क्या है? सर्वाधिक उचित तरीका है। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किससे है? किससे है? बायुस किससे है? किससे है? बायुस किससे है? अब 58 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। किसी लिखित सामग्री का क्या? निहितार्थ समझना। किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या है? पूर्णतः उचित है। क्या है? पूर्णतः उचित है। ठीक है, अब 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन के प्रकार परक पक्ष पर बल देने की आशा है। क्या है? भाषा प्रयोग पर बल देना। भाषा प्रयोग पर क्या देना? बल देना। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय भाषा प्रयोग पर बल देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संस्कृत। संस्कृत है, कह रहा है वैकल्पिक संस्कृत है, अधोलिखित श्लोक पठत्वे तदावधारितम प्रश्नानम प्रश्न खंडया 61 से 66 विकल्पनात्मक चमुति
समुचितम उत्तरम चित्वा लिखित। यानी देखिए श्लोक दिया हुआ है, उसको पढ़ के हमको जवाब देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पदांशे कस्या महत्तम कथितम अस्ति। क्या होगा? विद्याया। क्या होगा? विद्याया। यानी उपयुक्त पदांश विद्याया महत्तम कथितम अस्ति अर्थात विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, इस पदांश में विद्या के महत्व को दर्शाया गया है। अब इस पद के माध्यम से बताया गया है कि विद्या मनुष्य को विनम्रता बनाती है, विद्या धन प्रदान करती है इत्यादि। ठीक है, अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्या जनानाम किम विमलम करोति। क्या होगा? चिंतम। क्या होगा? चिंतम। विद्या जनानाम चिंतम विलम करोति। उपयुक्त पदांश के आधार पर विद्या मनुष्यों को चित्त को निर्मल बनाती है। ठीक है, अब 63 नंबर क्वेश्चन। बंधु भी क न विभाज्या। क्या होगा? बंधु भी विद्या न विभाज्या अर्थात भाई बंधुओं के द्वारा विद्या नामक धन को नहीं बांटा जा सकता है। विद्या नामक धन न तो राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न ही चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, तथा इस संसार में विद्या रूपी धन कभी भी बंधुओं के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब 64 नंबर क्वेश्चन है अदरूम दूरम करोति इति भवस्य कृते क प्रयोग। क्या होगा? दूरी करोति। क्या होगा? दूरी करोति। यानी अदूरम दूरम करोति इति इस वाक्य में भाववाच्य के लिए एक शब्द दूरी करोति होगा, अर्थात अदूरम दूरम करोति इति दूरी करोति होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कीर्तिम इति पदस्य विपरीतार्थक नमस्ते। क्या होगा? यश। क्या होगा? यश। कीर्ति इति पदस्य विपरीतार्थक यश नमस्ते अर्थात कीर्तिम पद का विपरीतार्थक यश पद नहीं है, क्योंकि कीर्तिम यश का समानार्थी है। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्या बलम कुत्र कुत्र प्रधानम भवन्ति। क्या होगा? देशे तथा विदेशे। यानी विद्या देशे तथा विदेशे प्रधान भवन्ति अर्थात विद्या नामक बल देश तथा विदेश में प्रधान होता है। अब गद्यांश पढ़ को इसको आंसर देना है। ठीक है, ये गद्यांश है, इसको पढ़ के आंसर हमको देना है। सबसे पहले 67 नंबर कह रहा है गद्यांशे। क्या है? गद्यांशे अस्माकं परंपरायाम इतस्य क अर्थ। क्या होगा? भारतीय परंपरायाम। क्या होगा? भारतीय परंपरायाम यानी अनादिकाल से प्राचीन हमारे भारतीय परंपरा में बहुत से बौद्धिक ऋषि हुआ करते थे। अब 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानस्य प्राप्त कस्य अपेक्षा भवति। क्या होगा? योग गुरु यानी उपयुक्त गद्यांश के आधार पर ज्ञानी की प्राप्ति के लिए योग गुरु की अपेक्षा होती है। किसकी? योग गुरु की अपेक्षा होती है। अब 69 नंबर है विश्वामित्रे महर्षे पदम कथम लभम। क्या होगा? उग्रेन तपसा। क्या होगा? उग्रेन तपसा। अब 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्वामित्र से प्रसिद्ध किम करमासित। क्या होगा? गायत्री मंत्र उपायनम। यानी महर्षि विश्वामित्र ने प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को समाज को प्रदान करके प्रसिद्धि पाई थी। अब 71 नंबर क्वेश्चन है तपांसी समाचारता विश्वामित्र किम प्राप्तम। क्या होगा? महर्षि स्थानम। क्या होगा? महर्षि स्थानम। अब उग्र तपस्या के बल पर विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया था। यानी उग्र तपस्या के बल पर विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। अब 72 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 72 नंबर वशिष्ठेन कस्य रचना कृति। क्या होगा? महामृत्युंजय मंत्रस्य। यानी वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी, जैसे कि गद्य में दिया गया है। अब वशिष्ठेन मृत्यु वशीकृतम महामृत्युंजय नमस्य रचना कृतम। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 कह रहा है विवादास्पद विषय क आसित। क्या होगा? सत्य संगत पश्चराण्यो कत्र श्रेष्ठा। यानी कह रहा है सत्य संग और तप में श्रेष्ठ कौन है। यदि विवाद का विषय बना तो
वशिष्ठ मुनि सत्संग का पक्ष लेते हैं तथा महर्षि विश्वामित्र तप के पक्षधर थे, इसी का विवाद था। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, सततम पदस्य पर्याय अस्ति, क्या होगा? निरंतम, क्या होगा? निरंतम। सततम पद का पर्याय निरंतम होगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, विवादास्पद समाधाने का श्रेयान, क्या होगा? विष्णु, क्या होगा? विष्णु। यानी विवाद के समाधान हो जाने पर भगवान विष्णु ने सत्संग को श्रेष्ठ माना है। अब 76 नंबर, सर्वाधिक समीचीनम विकल्पम चित्वा, ठीक है, 76 से 90 तक। पहला है क्वेश्चन, देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। अब है षष्ठ कक्षाया आंग्ल पाठ्य पुस्तके वर्षा जल संरक्षणे परि क पाठ्य अस्ति, पाठस्य आरंभ पूर्व शिक्षक छात्रान् लेखितुं निर्देशित यतिस्मिन्। ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी अभी इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लें, यानी छात्रम हो गया विषयम के की जयंती की च ज्ञातुम इच्छति इति, अथ पाठम पठित्वा छात्रम यत् ज्ञातवन्त तत् लिखन्ति, एवं प्राकृत पठन विधि किम कथ्यते, क्या होगा? प्रतिदिनम प्रतिदान विधि, क्या होगा? प्रतिदान विधि। यानी इसमें, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत थोड़ा सा जो पढ़ता है उसी के लिए हम लोग भाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए आए हैं। कक्षायाम छात्रायान कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजनम, क्या होगा? साहित्य कविचाराणाम अवगमनम, यानी कक्षाया छात्राम कृते कविता वाचनस्य प्रमुखम प्रयोजनम साहित्य कवि विचारण अवगमन नमस्ते, ठीक है। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, सप्तम कक्षाया छात्रम कथयति यत् स तपस्या स शब्द वर्गस्मस्या खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवन्ति य किंचित अधिक दक्ष एन करणेन तपस्य कौशल्यज्ञाने वृद्धि भवते, एतेन कस्य शिक्षणम नव वैज्ञानिकस्य मर्तंडे दृष्ट्यते, क्या होगा? वायोस्की, क्या होगा? वायोस्की। यानी सप्तम कक्षायां छात्रा कथयति यत् स तस्य मित्रेण स शब्द वर्गस्य समस्या खेलम माध्यमेन आनंदम अनुभवति य किंचित अधिक दक्ष एन कारणेन तपस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवते, एतेन वायोस्की शिक्षणम मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्य दृश्यते। अब है 79 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक भी कक्षाया ओडिया भाषी छात्राणाम आंग्ल भाषा शिक्षयति, तस्य कृते स ओडिया भाषाया भिन्न प्रकार वाक्यानाम आंग्ल भाषायाम अनुवादम करयति, एतन् मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम, क्या होगा? एषम संप्रेषणात्मक मार्ग वर्तते। एक शिक्षक भी कक्षाया ओडिया भाषी छात्राणाम आंग्ल भाषा शिक्षयति, तस्य कृते स ओडिया भाषाया विभिन्न वाक्यानाम आंग्ल भाषायाम अनुवादम करयति, एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु संप्रेषणात्मक मार्ग वर्तते। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 है, पष्ट कक्षाया छात्रा सर्ग एवं कथाम एका पठितवन्त, शिक्षक छात्रान् प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छति, किमर्थम् असौ गृहतः पलायति, अयं प्रश्न छात्राणां किं कौशलम अपेक्षते, क्या होगा? संबंध स्थापनत्। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, कथेचर पाठ अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकार्योतु, क्या होगा? वृत्तानम कथनाम च, वृत्तांत कथाकम च, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक कक्षाया पाठ्य पुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थ प्रेरणयुक्तम इच्छति, तपस्य कृते एतत् महत्वपूर्ण यत् छात्रम, क्या होगा? शिक्षकेन पृष्ठान प्रश्नान ध्यानेन शृण्वन्तु, ठीक है।
शिक्षकः कक्षायाः पाठ्यपुस्तकस्य सक्रियबोधनार्थ प्रेरयितुम् इच्छति तस्य कृते एतत् महत्वपूर्ण यत् छात्राः शिक्षकेन प्रश्नान् ध्यान सुकुर्वन्तु। अब 83 नंबर क्वेश्चन है परीक्षम प्रमाणिकम भवति यदि परीक्षस्य समयक परीक्षम भवते परीक्षां विश्वसनीय भवति यदा तत्र सत्यं भवते कदाचित् परीक्षणेन परीक्षणीयस्य सम्यक् परीक्षां नापि भवते तथापि परीक्षणस्य सत्यं मयन्ते एते वाक्यों लेखस्य मुख्यम उद्देश्यम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सर्वेषु परीक्षणेषु प्रामाणिकता विश्वसनीयता च स्यातान इति आग्रह। ठीक है। अब है 84 नंबर क्वेश्चन है षष्ठ कक्षायाम एका छात्राम एकं पाठ पठति यस्मिन् स एकस्य शब्दस्य अर्थ न जानाति तदा तने। क्या होगा? शिक्षका पृष्ठीय, यानी षष्ठ कक्षाया एक छात्राम एकं पाठ पठति यस्मिन् स एकस्य शब्दस्य अर्थ न जानाति तदा तेने शिक्षक प्रशिष्ट। अब 85 नंबर क्वेश्चन। अब डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार यह प्रभावयति। क्या होगा? कथित भाषा बोधनम। अब 86 नंबर क्वेश्चन है छात्राणाम कृते बाल साहित्यानां चयन समय भवद दृष्टिया किम अति अनावश्यकम। क्या होगा? मुद्रण गुणवत्ता। अब 87 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय से शिक्षिका छात्र सपरिचित भाषाया परिवार से समित्रान विषय कथोपकथनार्थम अनुमति ददाति तत्र शिक्षक मुख्यम उद्देश्यम भवति। क्या होगा? छात्राणाम सौविध्यम, यानी प्राथमिक विद्यालय से छात्र सपरिचित भाषायां परिवारस्य मित्राणां विषये कथोपकथनार्थम अनुमति ददाति तत्र शिक्षक मुख्य उद्देश्यम छात्राणां संवैधानिक भवति। अब 88 नंबर क्वेश्चन लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते च कि नमस्ति अत्यावश्यक भाग। क्या होगा? प्रारूप निर्माणम। क्या होगा? प्रारूप निर्माणम। अब 89 नंबर क्वेश्चन है भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिक शब्दकोश कथ्यते। क्या होगा? प्राग्माटिक्स व्यवहार विज्ञानम। ठीक है, यानी भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिक शब्दकोश प्राग्माटिक्स व्यवहार विज्ञानम कथ्यते। अब 90 नंबर श्रवण भाषान पठम लेखन इत्यते स अपरम भाषा कौशलम अस्ति। क्या होगा? चिंतनम। क्या होगा? चिंतनम। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान। चलिए देखते हैं सामाजिक अध्ययन। क्या है सामाजिक अध्ययन? सोशल स्टडीज। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। किसकी बनी होती है? निकिल एवं लोहे से। किसकी बनी होती है? निकिल एवं लोहे की। पृथ्वी को आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? क्रोड कहते हैं। इसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। इसका विस्तार 1900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है यानी कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश कर सकता है? कौन कर सकता है? सुनामी। यानी केवल तटीय क्षेत्र में कौन विनाश करता है? सुनामी। सुनामी से तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश होता है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तट पर आने वाली लहरें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है यानी किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? किसको नहीं माना जाता है? जलाऊ लकड़ी को। किसको नहीं माना जाता है? जलाऊ लकड़ी को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। जलाऊ लकड़ी को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है क्योंकि इसे वनों से प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म ईंधन वे होते हैं जो पृथ्वी के चट्टानों में जीव जंतु लकड़ियों आदि के लंबे समय से दबे रहने के कारण बनते हैं। जैसे हो गया पेट्रोलियम, प्राकृतिक कोयला। ठीक है, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब क्या हो गया? ये जीवाश्म हो गए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है?
क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। कह रहा है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन रात बराबर होते हैं क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है। अब 95 नंबर, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है? किस पर गिरने लगती है? 5 से अधिक से। यानी किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक तीव्रता के भूकंप से वस्तुएं गिरने लगती है, जबकि 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल भूकंप आने पर खिड़कियां टूट जाती है। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, यानी कौन सी एक आवृत्ति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? कौन है? बाढ़कृत मैदान। यानी नदी के निक्षेपण के फलस्वरूप बाढ़कृत मैदान को निर्माण होता है। नदी अपने साथ लाए हुए अवशेष को छोड़कर वापस चली जाती है। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ऑप्शन नंबर सी है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। यानी बेरिंग जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर तथा चुस्कित सागर आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। यह एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जल संधि है। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? पीसी कल्चर। किससे जाना जाता है? पीसी कल्चर। ठीक है। यानी पीसी कल्चर मत्स्य पालन, बीटी कल्चर अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी फलों की खेती, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन होता है। अब 99 नंबर क्वेश्चन, घास भूमियों में कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? कौन सा है? प्रेयरीज। कौन है? प्रेयरीज। यानी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल प्रेयरी है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में तथा बेल्ट्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब 100 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञापनों और निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या होगा? चलिए देखते हैं डायरेक्ट इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान वे होते हैं जो समाज के लिए विस्तृत रूप से स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। कथन ए सत्य है। सामाजिक विज्ञान न केवल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं बल्कि IGONS या व्यक्तिगत तौर पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसलिए बी कथन गलत है, बी गलत है। अब 101 नंबर क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आता है? यानी कोई ग्राम पंचायत आते हैं, कई ग्राम पंचायत है। जनपद के अंतर्गत क्या आते हैं? कई ग्राम पंचायत आते हैं। यानी जनपद पंचायत, जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्थान होती है। इसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जिला पंचायत ग्राम पंचायत तथा राज्य के बीच एक कड़ी मध्यस्थ संस्था होती है। इसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय स्थानों का गठन किया जाता है जो निम्न होता है: ग्राम पंचायत, खंड, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। अब 102 नंबर क्वेश्चन, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आंति कोण क्या है? यानी अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 67 डिग्री है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन दिन रात छोटे बड़े होते हैं। अब 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? आकार। कौन है? आकार। अगर आप यहाँ तक देखें तो प्लीज एक कमेंट जरूर करिए, लाइक। ठीक है। यानी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं: दिशा, दूरी और प्रतीक। आकार मानचित्र का घटक नहीं है। अब 104 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया था। ठीक है। यानी रॉलेट अधिनियम 1919 को काला कानून की संज्ञा दी जाती है। इस अधिनियम को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब 105 नंबर क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? कौन है? उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनकी आयु कितने से? 25 से 70 के बीच के होने चाहिए। अब है, चोल साम्राज्य अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। अब स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार की ग्राम सभाएं विधानसभा थी: उर सभा और नगरम। अब 106 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। कौन थे? वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रणोद प्राप्त किया। यानी बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा बोधिसत्व को स्वीकार किया गया। बोधिसत्व वे होते हैं जो निर्वाण प्राप्त कर लिए हैं तथा उन लोगों को निर्वाण प्राप्त करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। अब है
107 नंबर क्वेश्चन, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी वह स्थान जहां मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है, गर्भगृह प्राचीन हिंदू मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग था। यहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की स्थापना की जाती थी। प्राचीन हिंदू मंदिरों का अन्य महत्वपूर्ण भाग गोपुरम, प्रवेश द्वार, मंडपम, एकत्रित होने वाला एक आदि थे। अब 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? कौन सा है? सवाना। कौन है? सवाना। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना, स्टेपीज डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब 109 नंबर है, हैंगियोग्राफी संबंधी है, किससे है? संत के जीवनी लेखन से। संत के जीवनी लेखन से हैंगियोग्राफी को कहा जाता है। अब कथन, ठीक है, यानी खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। बी है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन ए सही है पर बी गलत है। अब 111 नंबर है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? कौन है? अहोम राज्य कुलों में से विभाजित था जिन्होंने पाइक कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। ठीक है, यानी अहोम राज्य वर्तमान असम राज्य था। यह राज्य कई कुलों में विभाजित था। यहाँ मुख्यतः भूमि या राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर अहोम राज्य की स्थापना की गई। यह राज्य व्यवस्था बेगार पर आधारित थी। किस पर? बेगार पर आधारित थी। अब 112 नंबर क्वेश्चन है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है, किससे जाना जाता है? अर्थशास्त्र। किससे जाना जाता है? अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। यह पुस्तक मौर्यकालीन राजनीतिक पर आधारित है। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। अब 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी के विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला है ए, यानी पांडुलिपियों प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्षों की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र लिखी जाती थी। बी है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और बी दोनों सही है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थी, क्या थी? शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। ठीक है, यानी लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां शिल्पकारों व्यापारियों संघ थे। ठीक है, इसे संघ श्रेणी कहा जाता था। अब 115 नंबर, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? किसका हुआ था? तैलीय चित्र। कैसे? तैल चित्र का। यानी औपनिवेश काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने से चित्रकला क्षेत्र में तो तैल चित्रों का चलन प्रारंभ हुआ। अब 116 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कौन थे? कुषाण। कौन थे? कुषाण। अब 117 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? कौन था? फारसी। कौन है? फारसी भाषा। अब 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। क्या? ऑप्शन नंबर बी, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उसके रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। ठीक है, अब 119 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? कौन होगा? भोटिया। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा आदि गौंड और भील मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। अब 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। कलमकारी छापे के लिए आंध्र प्रदेश राज्य प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इस काल का विकास हुआ है। अब 121 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के लिए
दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले प्रतीक अध्ययन केस स्टडीज प्रमुख तथ्य हैं, जैसे समस्या, पृष्ठभूमि और उद्देश्य। समाधान परिचर्चा के पश्चात छात्र द्वारा दिया जाता है। अब 122 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, अवधारणा को स्पष्ट, यानी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में मानचित्रों और आरेख का प्रयोग प्रासंगिक होता है क्योंकि ये अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, जिसे छात्र आसानी से समझ सकता है। अब 123 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? किस पर देता है? ऑप्शन नंबर ए है, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परिरक्षण करना। यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों और अभ्यासों का परीक्षण करने पर बल देता है। अब 124 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, 125 नंबर, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। विभिन्न प्रकार के पूरक सामग्रियों क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। यानी सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकें। अब 126 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। किसका? ऑप्शन नंबर डी है, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। यानी कह रहा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी होती है। इसके द्वारा किसी विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण आसानी से किया जा सकता है तथा विद्यार्थी भी संरचना के सभी पहलुओं पर ध्यान दे सकेंगे। ठीक है, अब 127 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्या है? यानी शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में सुधार लाना। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक द्वारा यह आकलन किया जाता है कि उसके द्वारा किया गया शिक्षण कार्य कितना सफलता रहा। ठीक है, अब 128 नंबर क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में इतिहास के पाठ को शिक्षण ब अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? यानी विभिन्न कला विधि। ऑप्शन नंबर ए है, विभिन्न कला विधियों के समानता तथा परिवर्तन पर प्रकाश डालना। इतिहास शिक्षक द्वारा जब एक क्षेत्र के इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र के विशेष विभिन्न कला विधियों समानताओं में परिवर्तन पर प्रकाश डाला जाए। अब है 129 नंबर क्वेश्चन, कक्ष में कक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी है, सामाजिक वास्तविकताओं को विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। यानी सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करके कक्ष के पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। अब 130 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? कब किया जाता है? शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया के दौरान। शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है जिससे विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता को आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब 131 नंबर क्वेश्चन है, अब उच्च प्राथमिकता स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, पर्यावरण, संसाधन, विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, यानी भूगोल तथा अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के विषय होने के साथ साथ एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। ठीक है, अब 132 नंबर क्वेश्चन है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्नों में किसका बढ़ावा दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना। इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना का दिया जा रहा है। ठीक है, अब 133 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षक के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ्य की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के द्वारा की गई। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना है। अब यानी पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत लड़के या लड़की द्वारा की जा रही है। ठीक है, अब 134 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? यानी ऑप्शन नंबर सी है, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में पूछताछ के अवसर को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए आप उपयोगी है? समग्र के संबंध के किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। ठीक है। अब है 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ। 36 नंबर, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के उपयुक्त है? किसके लिए है? शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। सक्रियात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करने के लिए अनुप्रयुक्त होता है। ठीक है। अब 137 नंबर क्वेश्चन है। 137 नंबर, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनकी विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट कार्य द्वारा उन्हें विश्लेषित किया जा सकता है तथा उनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचान की जा सकती है। अब 138 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। कैसे? तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। अब है 139 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विस्तृत रूप से। ऑप्शन नंबर, चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी होगा। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय शिक्षक को तथ्यों, मूल्यों, आदर्शों को बल देना चाहिए, क्योंकि इन सभी तत्वों की उपस्थिति में ही शिक्षण अधिगमन पूर्णता आ सकती है और शिक्षण कार्य सफल हो सकता है। ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा? ऑप्शन नंबर है, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब 141 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है, सभी अमेरिकी नागरिकों के समान अधिकारों तथा जातीय भेदभाव की समाप्ति के मांग के लिए। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 से 1968 में ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत सभी अफ्रीकी नागरिकों के लिए समान अधिकार के लिए मुद्दा उठा था। ठीक है। अब 142 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों में मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में ही किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व देना। यानी मानव संसाधन के अध्ययन के दौरान शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहिए कि संसाधन के रूप में लोगों का महत्व कितना है, संसाधन को किस प्रकार उपयोग करें कि उनका संरक्षण कम हो। अब 43वां क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन गलत है? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है। तो न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिक सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्यों सरकारों के बीच नहीं। यही आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। लेकिन वही है, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है, जो कि न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। बी कहता है यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी कहता है न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है। अब है 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी है, दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना। दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना फौजदारी कानून के तहत आता है। तलाक का केस फाइल करना हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 133 के अंतर्गत आता है, जबकि महिला को परेशान करना भारतीय दंड संहिता 498 के अंतर्गत आती है। अब है संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 है। ठीक है। उल्लंघन। ठीक है। यहाँ पे देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायपालिका में शरण आर्टिकल 32 के तहत ले सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 46 है, विधानसभा के सदस्य लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा विधानमंडल का निचला सदन है। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी है, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। अब है 148 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, चुनावों के बाद किसी भी दल से स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता साझेदारी की जाती है। ठीक है। तो वही साझेदारी क्या गठबंधन सरकार कहलाती है। अब 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तारी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? कौन सा नहीं दिया? ऑप्शन नंबर ए है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान के आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
यानी संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर प्रयोग करने का मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। अब 150 नंबर क्वेश्चन है, तावा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश। तावा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है जो मध्य प्रदेश सतपुड़ा के जंगलों में है। संघ जंगलों के विस्थापन निवासियों से लड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। देखते हैं अब भाग 4 गणित एवं विज्ञान। ठीक है, चलिए देखते हैं गणित और विज्ञान। वैकल्पिक है, जो साइंस वाला है वही देखेंगे। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है, ट्रायंगल DEF और त्रिभुज PQR में यदि PQ बराबर DF, EF बराबर PR और DF और FD बराबर QR है तब क्या होगा? यानी सर्वांग होगा। क्या होगा? त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग होगा। यानी ट्रायंगल DEF बराबर सर्वांग ट्रायंगल QPR होगा। ठीक है, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे की तीनों भुजाओं के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसलिए त्रिभुज DEF और PQR क्या होगा? सर्वांगसम होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा सर्वांगसम का रूल। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 100 डिग्री, कोण A और कोण B समद्विभाजक बिंदु है तो P पर मिलते हैं तो कोण APB की माप कितना होगा? चलिए देखते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा चतुर्भुज कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। ये हुआ हमारा चतुर्भुज कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब दे रहा है कोण A प्लस कोण B प्लस 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना? 360 डिग्री। इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कोण A प्लस कोण B बराबर 200 डिग्री। ठीक है, दोनों पक्षों में अब 2 से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? जब करेंगे तो कोण A बटा 2 प्लस कोण B बटा 2 प्लस 100 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज APB में जो त्रिभुज बना था इसे APB, ठीक है, उसी को देखेंगे तो कोण A/2 जो भी होता है कोण B/2 प्लस कोण P/180 डिग्री। जब इसका मान निकालेंगे समीकरण फर्स्ट के मान रखने पर तो कितना? कोण P बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब 80 डिग्री वही कोण P का मान निकालना था। प्रमेय से किसी चतुर्भुज के दो कोणों को समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बना कोण शेष दो कोणों के चतुर्भुज योग के क्या होते हैं? आधे के बराबर होते हैं। जैसे कोण PAB बराबर कोण C प्लस कोण D/2 होता है। ठीक है, तो वही कोण A, इसका आंसर होगा क्या? कोण APB बराबर 80 डिग्री। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 1080 डिग्री है। इसके प्रत्येक अंतः कोण की माप होता है। समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है कितना होता है? समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इस पर हम लोग 1080 यानी दिया समबाहु अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री दिया, n-2 का जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब इसको हम हल करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अतः n भुजा के बहुभुज की प्रत्येक अंतः कोण की माप कितना? फिर से आता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180/n। ठीक है, तब इसका मान हम लोग रखेंगे, n का मान जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 135 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया? 135 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं 94 नंबर आंकड़े। देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन आंकड़ा परिसर बहुलक माध्य ये बार बार पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि हर एक चांस है कि आपका क्वेश्चन ये आएगा ही इसका इसी थ्रू पर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में क्या करेंगे? आरोही क्रम में इसमें निकालना है परिसर, बहुलक और माध्यिका। ठीक है, चलिए देखते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में लिख दिए। परिसर बराबर होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक है, n बराबर कितना है? यानी कितने है? 11 है जो कि विषम है। बहुलक कितने है? 2 है, यानी अधिक आवृत्ति वाला अंक है कौन? 2। माध्यिका बराबर क्या होता है? n प्लस 1/2 पद। ठीक है, तो 11 को है 11 प्लस 1/2 यानी पद हो गया, तो छठा पद यानी 3 होगा। अब है माध्य बराबर होता है परिसर प्लस बहुलक प्लस माध्यिका बराबर 3, यानी सबको जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हल 4 आएगा। ठीक है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब आते हैं 95 नंबर, इतना और इतना का लघुत्तम, यानी सबका लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो हम लोग टीचर हैं तो सबको तो आता ही है। ठीक है, उसका मान हो जाएगा। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा होगा? यानी एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। हाँ, ये हो सकती है। ठीक है, एक यही सही है, नहीं तो देखिए
दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होगा, ये गलत होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है, नहीं, दो होता है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है तो, जो कि ये गलत है। ठीक है, दो क्या है, सम है, अभाज्य है। अब किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, 3 + 5 = 8, एक सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, जैसे 9, 15, 21, ये क्या है, ये विषम संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, अब है दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन 97 नंबर। -7 और -3 के बीच की स्थिति पूर्णांक, -7 -3, यानी -7 से छोटा क्या हो जाएगा, -4 -5 -4, तीनों को इसका गुणनखंड करेंगे। -4 -5 -4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, -120 हो जाएगा। अब है 98 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 + 11/10 + 11/100 + 111/1000 + 111/10,000 का मान निकालना। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले दशमलव में निकालेंगे। इसका देखिए पॉइंट में होगा। ठीक है, 1 1.1 इसको करके 2.3321 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के द्वारा मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। यह इसका वर्तमान मूल्य का 9680 है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था। चलिए देखते हैं। तो दिया गया समय कितना है, 2 वर्ष है। दिया गया समय कितना है, 2 वर्ष है। दर है -12% अमूल्य किया जाता है। मिश्रण है 9680। माना 2 वर्ष पूर्व मशीन का क्रय मूल्य ₹P था। प्रश्नानुसार सूत्र मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100 और समय से। 9680 बराबर मूलधन 1 + -12/100 का स्क्वायर। अब 9680 बराबर P × 1 - 12/100 का स्क्वायर। 9680 बराबर P × 100 - 12/100 का स्क्वायर। 9680 बराबर P × 88/100 का स्क्वायर, P × इतना। ठीक है, P बराबर कितना, 12,500। ठीक है, यानी अतः 2 वर्ष पूर्व खरीदी कितना, 12,500 रुपया था। अब एक मानचित्र में पैमाना 1:3 × 10⁻16 है, तो मानचित्र में 2 नगर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। नगरों के बीच के वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगा। माना कि वास्तविक दूरी कितना है, y किलोमीटर, तो 2 नगरों के बीच की दूरी कितना हो गया, x किलोमीटर। 1:3 × 10⁻6 x अनुपात y है, यानी 1/3 × 10⁻6 बराबर 9/y, यानी सब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 270 किलोमीटर, यानी कट के। ठीक है, अतः दोनों नगरों के बीच की दूरी कितना है, 270 किलोमीटर। अब है 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुणनफल x² - 2 1 - 3x + 2x² में x² और x के गुणनखंडों का योगफल है, कितना है, 3 है। कितना है, 3 है, यानी योगफल कितना होगा, -3 + 6 बराबर 3 होगा। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्ययन का लक्ष्य होना चाहिए बच्चे को प्रभावशाली गणित सीखे। प्रभावशाली गणित का अर्थ है, क्या अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए होगा, सीखी गई गणितीय तकनीक को समझकर उनका विनियोजित उचित उपयोग करना। यानी NCF 2005 के अनुसार गणित अध्यापक का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें तथा वे उसे समझकर उसका उचित प्रयोग करना चाहिए। अब 103 नंबर क्वेश्चन है, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, सभी प्रकार की सामग्री जिनमें समाविष्ट है भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके। ठीक है, अब एक गणितीय उपकरण का अर्थ है जिसमें सभी प्रकार की सामग्री हो, जैसे भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्यों को स्थापित कर सकता है। अब 104 का क्वेश्चन है, कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलापों द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण नहीं दिया गया है क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वैन हिले के इस स्तर पर हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा स्तर 2, अनौपचारिक निगम, क्या है, औपचारिक निगमन। वैन हिले के अनुसार विद्यार्थी को 2 स्तर पर कागज को मोड़कर उसके गुणधर्म को समझना है। अब 105 नंबर क्वेश्चन, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर CBSE ने गणित सप्ताह मनाने की घोषणा। गणित का अर्थ है,
ऑप्शन नंबर बी है संख्यानात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। गणित का अर्थ है संख्यानात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। अब 106 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैटर्नों को पहचानने में, संख्या और आवृत्तियों को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापन में परेशानियां दर्शाता है। अब इसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिस्कैलकुलिया हो सकता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, दृश्य स्थानिक कौशल। दृश्य स्थानिक कौशल है, शिक्षार्थी दृश्य स्थानिक कौशल के साथ डिस्लेक्सकुलिया नामक विकार से ग्रसित है। दृश्य स्थानिक कौशल के अंतर्गत पहचान एवं विशेष स्थानिक समझ आता है। अब 107 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एवं ऋणात्मक पूर्णांक है। उपरोक्त प्रश्न उल्लेख करता है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा, खुले अंत वाला प्रश्न। खुले अंत वाला प्रश्न, ठीक है, यानी -5 + 2 = -3। अब 108 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। क्या है? गणित अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोगों से समस्याओं को तर्कसंगत रूप में हल करना। गणित अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोगों को समस्याओं को तर्कसंगत रूप में हल करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है कि गणित अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोगों से समस्याओं को तर्कसंगत रूप में हल करना है। अब 109 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में है। यानी ऑप्शन नंबर ए है, प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थितिकी की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा है। अब गणित की भाषा के विकसित करने के 4 चरण निम्न प्रकार हैं। प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थितिकी की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा है। अब 110 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 6 की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने को कहा। अब उनके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया। इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों को समन्वित करने का आकलन करना। कक्षा 6 की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापकों ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने का कहा। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया। यह कार्य अध्यापक को यह प्रयोजन दर्शा रहा है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को जिन 2 कौशलों को सिखाया है उन कौशलों की समझ और उनका आकलन विद्यार्थियों में ने किया है या नहीं। ठीक है, अब 111 नंबर क्वेश्चन, पाठ्यचर्या रूपरेखा गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर है। किस पर है? ऑप्शन नंबर डी है, गणित शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। अब 112 नंबर क्वेश्चन है, 2 बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाई 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर डी है, यानी बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात R1 और R12 कितना है? 2:3 है, तो ऊंचाई का अनुपात H1H2 5:3। पहले बेलन का आयतन πr1² H, दूसरे बेलन का πr2r² H2। ठीक है, अनुपात में इसको ठीक करेंगे तो 20:27 आएगा। ठीक है, हल करने के बाद अब 113 नंबर क्वेश्चन है, किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, उसके दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है तथा उनकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में होगा। क्या होगा? 512। क्या होगा? 512। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी भुजा समांतर बी सी भुजा के ए डी भुजा व बी सी भुजा के असमांतर है। ठीक है, यानी चित्र में ई डी क्या है? ई और डी। ठीक है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग बटा समांतर भुजाओं का योग होता है। चलिए, इसका जो होता है 104 बराबर समांतर भुजाओं का योग प्लस 18 + 22, तो इसको क्या हो जाएगा? समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, हाफ गुने 64 गुने 16 बराबर कितना? 512 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब 114 नंबर क्वेश्चन है,
4x² प्लस y² प्लस 14x माइनस 7y माइनस 4xy प्लस 12 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। क्या होगा? 2x माइनस वाई प्लस 3 होगा। अब 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 2x माइनस वाई प्लस 3 अतः दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड 2x माइनस वाई प्लस 3 होगा। अब यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? क्या होगा? 525 कैसे आएगा चलिए देखते हैं। यानी सबसे पहले जब घन की प्रत्येक भुजा a% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल हुई है कितना? 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100%। इसका फॉर्मूला है 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100%। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 525% आ जाएगा। अब 116 वह सबसे छोटी संख्या जो 893304 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसे भाग विधि द्वारा वर्गमूल लेने पर भाग विधि से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग के लिए क्या करेंगे? यानी 1612 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अब है यानी -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसका होगा -5/7 में x घटाए तो -2/3 प्राप्त होगा। ठीक है, x बराबर हो जाए -5/7 प्लस 2/3। x बराबर होता है -1/21। 18 बराबर होता है, ये दोनों का वर्गमूल निकालना है, क्यूब निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है 45 का क्यू है और 8 का क्यू है। 45 माइनस 8 बराबर कितना? -53 हो जाएगा। ठीक है, अब है 119 नंबर क्वेश्चन। इतना को मानक रूप में k गुने 10 का पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। k प्लस n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 10 का पावर -8 है तो k का मान देख लेते हैं। k बराबर 1.278 गुण बराबर n बराबर -5 तो k प्लस n कितना हो जाएगा? -3.722 हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है। y के मान जिसमें 4 अंकों वाली संख्या 51y3 9 से विभाज्य हो निम्न में से, यानी 9 का विभाजक नियम क्या कहता है? जिसके या तो जोड़ दो तो 9 से विभाजन होना चाहिए, या 9 से तो 0 या 9 क्या होगा? 0, यानी जोड़ने पर क्या हो? 9 से विभाज्य हो, जोड़ने पर क्या हो? 9 से विभाजन, वो 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी कोई संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी यदि दी गई संख्या का अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो इसे जोड़ने पर 9 से विभाजित हो तो उसका मान पर 0 रख दो तब हो जाएगा, 9 रख देंगे तभी हो जाएगा। ठीक है, अब 121 नंबर क्वेश्चन है। मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। ठीक है, तो पहला है मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। बी कहता है वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल गमन करती है। अब है सी है गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। उपरोक्त तीनों कथनों में से यह पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रक्षेपण और कौन सा निक्षेपण है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा ए प्रक्षेपण, बी सी निष्कर्ष है। रेल की पटरी ठोस पदार्थ की बनी होती है अतः ध्वनि की तीव्र गति से प्रभावित करने से सहायक होगी। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस, फिर द्रव तथा सबसे कम वायु में गैस में होती है। अब 122 नंबर क्वेश्चन, यानी कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? कौन करती है? ऑप्शन नंबर डी है। कह रहा है विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाए, बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक विद्युत रोधी के लेबल लगा रहे हैं। किसी कार्य को प्रायोगिक रूप से करके सीखने की शिक्षण विधि सबसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होती है। इसलिए विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाने तथा उसके परिपथ पर चालक तथा अचालक लेबल लगाएं। अब 123 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंतर वाला प्रश्न है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी मान लीजिए यदि यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो तब भी इसका कलाएं होती हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न का तात्पर्य है कि जिस निश्चित रूप से सही व्याख्या न किया जा सके तो इस प्रकार का तर्क विकल्प में सी होगा, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है। अब 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अब किसी अनंत तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उसका अनंत तिरछे समतल के कोण के बीच का संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका होगा संप्रेषित करना। क्या है? संप्रेषित करना। शिक्षक द्वारा किसी जानकारी को चित्र या ग्राफ के माध्यम से समझाकर स्पष्ट करने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। अब 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की प्रतियोगिताओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। अब 126 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी को यह कथन है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षण के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इस कथन का निराकरण करिए और बच्चों को कहिए कि पृथ्वी ग्लोब की भांति है और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं और यह गोल है। यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। विज्ञान के शिक्षण की प्रक्रिया यह होगी कि पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। अब आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषयों में सही कथन का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राहित होते हैं। शंकु जो होता है तीव्र प्रकाश के लिए क्या होता है? सुग्राही होते हैं। अब 128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित पदों को विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है यानी BDE, भूस्खलन, सुनामी और बाढ़। भूकंप के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कुछ क्षण के लिए हलचल या तीव्र झटके उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के हलचल स्थल एवं समुद्र के दोनों जहाजों पर उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण भूस्खलन, सुनामी और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं की आने की संभावना बनी रहती है। अब विज्ञान शिक्षक द्वारा छात्रों में व्यक्तियों और मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए अवलोकन तकनीकी सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि मनुष्य पढ़ने लिखने से अधिक देखने में सीखता है। अब 131 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य के नीचे दिए गए किसी संज्ञानात्मक प्रक्रम से सुमेलन करता है। क्या होगा? सर्जन। क्या होगा? सर्जन। कहने का अर्थ है, जब शिक्षक किसी अधिगम के उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है कि सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना हो, तो इसमें शिक्षक एक नई युक्ति बनाना चाहता है जो दैनिक जीवन में काम आ सके, अर्थात सर्जना संज्ञानात्मक प्रक्रम में सुमेल करता है। अब 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है? कौन होगा? संज्ञानात्मक। क्या होगा? संज्ञानात्मक। अच्छी विज्ञान शिक्षा के लिए आधारभूत वैधता का पूरा करना चाहिए। अच्छा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के विद्यार्थी मानसिक रूप से इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वे तथ्य से संबंधित कल्पना चित्र या छाया बना सकें। ठीक है, अब 133 नंबर है, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किन कथनों को आप सहमत नहीं होंगे? यानी वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। वैज्ञानिक ज्ञान में तर्क, उद्देश्य, सिद्धांत, परीक्षण, परिकल्पना, निष्कर्ष आदि प्रकार के पदों में निम्नलिखित होता है, जो विद्यार्थियों को भ्रम से बचाता है, परंतु विज्ञान सामाजिक रूप से अंतः स्थापित है। अब 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? किसका है? शुक्र। क्या है? शुक्र का। 135 नंबर क्वेश्चन है, कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से तय करती है, तो बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगा? 55 किलोमीटर पर घंटा। क्या होगा? 55 किलोमीटर पर घंटा। अब समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, अतः 10 किलोमीटर पर किलोमीटर चलने में लगा समय T1, यानी देखिए ये क्या करेंगे 10 बटा 40 1 बटा 4 घंटा, शेष 45 किलोमीटर चलने में 45 बटा 60 यानी 3 बटा 4 घंटा। औसत चाल बराबर क्या? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? सब कटा के 55 किलोमीटर पर घंटा।
अब आते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्गों को सही क्रम में दर्शाया गया है? किसे? ऑप्शन नंबर बी को। सबसे पहले किडनी ब्रिक, उसके बाद आता है मूत्रवाहिनी, उसके बाद आता है मूत्राशय, उसके बाद मूत्र मार्ग, सबसे लास्ट में क्या होता है? मूत्र मार्ग। सबसे शुरू में क्या होता है? किडनी। अब है 137 नंबर क्वेश्चन, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, मरोड़ खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। निकाय करने के बाद शरीर में मांसपेशियां जो क्रैम्प खिंचाव आते हैं उनका प्रमुख कारण पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना है, यह थायराइड के कारण भी होता है। अब 138 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है, क्या है? विषाणु वायरस। क्या है? विषाणु वायरस। पोलियो के विषाणु के कारण होता है या दुनिया में पोलियो का इलाज करने के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अब 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भाग के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है? कौन है? ग्रसिका, ग्रसिका बृहदान्त्र मलाशय, ग्रसिका बृहदान्त मलाशय। अब 140 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की आभासी और वर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? किसका? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का। आभासी और आवर्धित छवि बनाने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों वस्तुओं की आभासी और वर्धित छवि बनाते हैं। अब 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी रूमिनेट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। कौन सा होगा? भैंस, गाय, हिरण। रोमंथी यानी जुगली करना, यानी क्वेरी करना, रोमांथी यानी रोमंथी यानी जुगाली करने वाले जंतु रूमिनेंट कहते हैं। इस प्रकार के जंतु भैंस, गाय, हिरण इत्यादि होते हैं। ठीक है। अब 142 नंबर, दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। दीर्घ रोम यानी इनकी अत्यधिक पतली भित्तियां होती है। बी है, ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। सी है, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जल फैला रहता है जो सतह के निकट होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन सरल से गुजर सकता है। उन कथनों को पहचानिए जो दीर्घ रोम को पचित भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाला लक्षण प्रदान करते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए बी सी तीनों होगा। ठीक है, यानी कह रहा ए होगा, बी होगा, सी होगा। इनकी अत्यधिक पतली भित्तियां होती है, ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो सतह के निकट होता है। अब 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। क्या होगा? भिंडी। क्या होगा? भिंडी, यानी इनमें से केला, बैगन, भिंडी, कद्दू, कसीफल, यानी इनमें से पौधों को ऐसा युगल चुनिए जिसे 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग है। क्या है? सी और डी, यानी भिंडी और कद्दू, सॉरी ये नहीं होगा, कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और डी, यानी केला और कद्दू, केला और काशीफल। ठीक है, केला तथा कद्दू को 2 भागों को खाया जाता है। केला के पुष्प एवं फल को खाया जाता है, जबकि कद्दू के फल तथा बेल खाने योग्य कार्य में लाया जाता है। अब 144 नंबर क्वेश्चन है, कोई 6 kg द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा में अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल है। क्या होगा? 0 न्यूटन। क्या होगा? 0 न्यूटन। 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिस तालाब से जल में टैडपोल वृद्धि करते हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्राप्ति अत्यधिक होती है? आयोडीन की। किसकी होती है? आयोडीन की। यानी थायराइड ग्रंथि के उपचार के रूप में क्रियाशील के लिए आयोडीन की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है, अतः कार्यान्तरित हेतु टैडपोल मेढक के बच्चे वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त चाहिए। ठीक है, अब है 146 नंबर क्वेश्चन है, मानव में जनन की अवधि के घटनाओं का सही क्रम क्या है? क्या है? युग्म बनाना या निषेचन, युग्मन, भ्रमण। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों का विचार कीजिए। क्या होगा? इनमें से किस केंद्रक के भाग हैं? यानी क्रोमोसोम, जीन एवं केंद्रक आदि कोशिका केंद्रक के भाग हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी, यानी क्रोमोसोम, जीन और केंद्रिका। ठीक है, अब 148 नंबर क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू, कच्चे आमों में। ठीक है,
और अंगूरों में। कच्चे आम और टाटरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में भी टाटरिक अम्ल, आंवला में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब 149 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुण है, क्या है? टिकाऊ, वजन के में हल्के, अनअभिक्रियाशील। यानी अच्छी प्लास्टिक के समान गुण, प्लास्टिक किसी भी प्रकार की क्रिया ना करे, वजन में हल्की होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। अब 150 नंबर क्वेश्चन, जब जब विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा केवल सी, यानी यह किसी दिए गए क्षेत्र में पादप जाल के प्राणी जात विभिन्न विधि स्पीसीज का उल्लेख करती है। जैव विविधता परिस्थितियों के तंत्र पूरे ग्रह में जीवन के रूप में विभिन्नता का परिणाम है। यह किसी दिए गए क्षेत्र पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।